प्यारे दोस्तों, आज हम आपको फिरौन की एक ऐसी हैरान कर देने वाली हकीकत बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एक समय था जब फिरौन की शान और शौकत मिट्टी में मिल चुकी थी। वह बिल्कुल कंगाल हो चुका था, दिवालिया हो गया था और कर्ज में इस कदर डूबा था कि अब हर दरवाजे पर लेनदारों की दस्तक सुनाई देने लगी थी। मगर फिरौन, जो चालाकी और धोखेबाजी में माहिर था, वह घर में रहते हुए भी दरवाजा खुला छोड़ देता ताकि लेनदार यह समझें कि घर में कोई नहीं है। दिन ब दिन लेनदार आते, दरवाजे पर खड़े होकर पुकारते, मगर फिरौन को न पाकर मायूस होकर लौट जाते। लेकिन कब तक? आखिरकार एक दिन फिरौन ने अकेले में सोचा, मैं कब तक खुद को इस तरह छिपा सकता हूं? मुझे खुद को साबित करना ही होगा। उस वक्त मिस्र आर्थिक दृष्टि से दुनिया में सबसे आगे था। बस यही सोचकर फिरौन ने एक फैसला किया। वह आधी रात के अंधेरे में अपने कर्ज से पीछा छुड़ाने के लिए चोरी छिपे बलक से मिस्र की ओर निकल पड़ा। पूरी रात सफर करने के बाद जब थकान से उसके कदम डगमगाने लगे, तब आखिरकार वह मिस्र पहुंच गया। थोड़ी दूर और चलने के बाद उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त हमान से हुई। हमान ने उसे देखते ही ताज्जुब से पूछा, अरे प्रिय दोस्त, तुम यहां कैसे? तुम्हारी यह हालत कैसे हुई? फिरौन ने आह भरते हुए कहा, दोस्त हमान, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। लेनदारों के डर से भागकर यहां आया हूं। मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूं, चारों तरफ से कर्ज में डूब गया हूं। अब मुझे किसी काम की सख्त जरूरत है। हमान ने दुख भरी आवाज में कहा, फिरौन, मेरी भी यही हालत है। मैं भी मुसीबत में हूं और काम की तलाश में भटक रहा हूं। दोनों दोस्त अब एक साथ निकल पड़े काम की तलाश में, मगर भूख और प्यास ने उनके कदम और भी कमजोर कर दिए। तभी दूर से उनकी नजर एक आदमी पर पड़ी जो तरबूज के खेत में मेहनत से काम कर रहा था। थकान और लाचारी से बेहाल फिरौन और हमान धीरे धीरे उस तरबूज के खेत के पास पहुंचे और कांपती आवाज में बोले, चाचा जान, हम बहुत भूखे हैं। मालिक ने उनकी हालत देखी। उनके चेहरे पर भूख और थकान की लकीरें साफ झलक रही थीं। उसे उन दोनों पर दया आ गई। उसने नरमी से कहा, जा, जितना खाना है खा लो। दोनों कांपते हाथों से तरबूज तोड़े, लाल रस भरे टुकड़े मुंह में डाले और संतुष्टि की एक लंबी सांस ली। पेट भर जाने के बाद भी उन्हें लग रहा था जैसे यह एक ख्वाब था, एक मीठा ख्वाब। खेत के मालिक ने उन्हें गौर से देखा और कहा, मैंने तुम दोनों को पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो और कहां से आए हो? फिरौन ने झूठी मासूमियत से कहा, हम परदेसी हैं, बलक से आए हैं, काम की तलाश में भटक रहे हैं। मालिक ने थोड़ी देर सोचा। उसे भी मेहनती मजदूरों की जरूरत थी। अगर काम की तलाश है तो मेरे पास काम कर सकते हो, लेकिन याद रखना, काम ईमानदारी से करना होगा। चोरी या धोखा मैं बर्दाश्त नहीं करता। हमान तुरंत बोला, बिल्कुल, हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। फिरौन, जो धोखेबाज था, तुरंत चालाकी से बोला, चाचा जान, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो दूर की बात है। उसकी मीठी बातों में ऐसी मिठास थी कि मालिक को भरोसा हो गया और इस तरह फिरौन और हमान ने खेत में काम करना शुरू कर दिया। अगले दिन से वे तरबूज लेकर बाजार जाने लगे। वहां तरबूज ऊंचे दाम पर बेचते और मालिक को बड़ा मुनाफा दिखाते। मालिक खुश था। उसे लगा कि उसने सही लोग चुने हैं। कुछ महीने बीत गए। फिरौन अब और बड़ा खेल खेलना चाहता था। एक दिन उसने मालिक से कहा, चाचा जान, अगर आप तरबूज पीस के हिसाब से बेचना शुरू करें तो आपको और ज्यादा मुनाफा होगा। मालिक ने फिरौन की बात मान ली। अब फिरौन का लालच और बढ़ गया। वह बाजार में तरबूज काटकर टुकड़ों में ऊंचे दामों पर बेचने लगा। कभी कभी वह चोरी भी कर लेता, मालिक को कम गिनती बताकर। इस तरह चालाकी से फिरौन दिन ब दिन बहुत पैसा कमा लिया। रात के गहरे अंधेरे में जब चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, फिरौन बेचैनी से करवटें बदल रहा था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। मन में एक नया सपना आकार ले रहा था। अचानक उसने अपने दोस्त हमान को झकझोरते हुए कहा, हमान, अगर हम यूं ही सिर्फ तरबूज बेचते रहे तो जिंदगी भर छोटे ही रह जाएंगे। हमें कुछ बड़ा करना होगा। हमें अपनी तकदीर खुद बनानी होगी। हमान उनींदी आवाज में बोला, लेकिन करेंगे क्या? हमारे पास कोई मौका ही नहीं है। तभी किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। अगली सुबह मिस्र के बादशाह ने अपनी सेना के जरिए पूरे देश में एक ऐलान करवाया। सैनिक गांव गांव जाकर बुलंद आवाज में घोषणा कर रहे थे, सुनो सुनो, मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदार की आवश्यकता है। यदि कोई यह नौकरी करना चाहता है तो तुरंत राज दरबार में हाजिर हो। यह सुनकर फिरौन के दिमाग में एक बिजली सी कौंध गई। उसकी आंखें चमक उठीं, जैसे किसी भूखे इंसान को अचानक खजाना मिल गया हो। उसने जोश से हमान से कहा, हमान, यही मौका है। हमें फौरन दरबार में चलना चाहिए। हमान थोड़ा घबरा गया। उसने आशंका भरी आवाज में कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें यह नौकरी मिलेगी। वहां बड़े लोग होंगे, हम तो बस मामूली से लोग हैं। लेकिन फिरौन कहां मानने वाला था। उसने हमान का कंधा पकड़कर उसे जोर से झकझोरा और आत्मविश्वास से कहा, डरने से कुछ नहीं मिलेगा। हमें अपनी तकदीर खुद लिखनी होगी। चलो एक बार कोशिश करते हैं। हमान झिझकते हुए तैयार हो गया। दोनों बिना देर किए राजमहल की ओर निकल पड़े। रास्ते भर फिरौन के मन में सपने ही सपने थे। सपने एक बेहतर जिंदगी के, एक बड़े आदमी बनने के। राज दरबार में कदम रखते ही उनके दिलों की धड़कन तेज हो गई।
भव्य महल, ऊंचे ऊंचे खंभे और सोने चांदी से जड़े सिंहासन, यह सब देखकर वे चकित रह गए। उनके सामने मिस्र का शक्तिशाली बादशाह बैठा था। उसकी तेज नजरें उन पर टिकीं, जैसे उनके भीतर झांककर उनका हर राज जान लेना चाहता हो। बादशाह की गंभीर आवाज गूंजी, तुम लोग कौन हो और यहां क्या चाहते हो? फिरौन ने तुरंत हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। उसकी आवाज में लाचारी भी थी और उम्मीद भी। हुजूर, मैं एक मुसाफिर हूं, परदेश से आया हूं, बहुत ही जरूरतमंद हूं। मैंने सुना कि आपको कब्रिस्तान के चौकीदार की जरूरत है। कृपया मुझे यह नौकरी दे दीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। बादशाह ने उसे ध्यान से देखा। फिरौन की आंखों में लालसा थी, उसकी बातों में विश्वास था। उसका गठीला शरीर और आत्मविश्वासी चेहरा देखकर बादशाह को लगा कि यह आदमी काम का है। बादशाह ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हें यह नौकरी दी जाती है, लेकिन ईमानदारी से काम करना होगा। फिरौन की आंखों में चमक दौड़ गई। उसने झुककर कहा, हुजूर, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगले दिन से फिरौन ने मिस्र के कब्रिस्तान में चौकीदारी का काम संभाल लिया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। यह उसकी नई चाल का पहला कदम था। दिन रात फिरौन कब्रिस्तान के गेट पर खड़ा रहता। उसकी निगाहें हर आने जाने वाले पर जमी रहती और पास ही बने छोटे से कमरे में उसका वफादार दोस्त हमान उसके साथ रहता था। एक रात कुछ लोग भारी कदमों से एक मृत शरीर को लेकर कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे। उनके चेहरों पर गम था, आंखों में आंसू। जैसे ही वे कब्रिस्तान में दाखिल होने लगे, फिरौन ने सख्ती से हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसने भारी आवाज में कहा, ठहरो। सभी लोगों ने चौंक कर उसकी ओर देखा। उनमें से एक बुजुर्ग कांपती आवाज में बोला, हमें इस लाश को दफनाने दो बेटा, यह हमारा फर्ज है। लेकिन फिरौन के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभर आई। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसने सिर हिलाते हुए गहरी आवाज में कहा, क्या तुम लोग नहीं जानते, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है। अब किसी भी लाश को दफनाने के लिए एक सोने का सिक्का देना होगा। क्या? लोग चौंक गए। लेकिन यह तो गलत है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन फिरौन अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर सिक्का नहीं दोगे तो लाश को यहां नहीं दफनाने दूंगा। यह मेरा हुक्म नहीं, बादशाह का फरमान है। लाचार और दुखी लोगों ने कांपते हाथों से अपनी जमा पूंजी से एक सोने का सिक्का निकाला और फिरौन के हवाले कर दिया। फिरौन के होंठों पर एक शातिर मुस्कान खिल गई। धीरे धीरे यह खबर पूरे मिस्र में फैल गई। लोग डर के मारे फिरौन को सोने के सिक्के देने लगे। लेकिन तब किस्मत ने एक अजीब करवट ली। अल्लाह का कहर मिस्र पर टूट पड़ा। कॉलरा और चेचक की भयानक महामारी फैली। लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। चारों ओर लाशें बिछ गईं। सड़कों पर मातम पसरा हुआ था। हवा में मौत की गंध थी। कब्रिस्तान के दरवाजे पर हर रोज सैकड़ों लोग लाशें लेकर आते। रोती बिलखती औरतें, दुख से टूटे बूढ़े, सब फिरौन के सामने गिड़गिड़ाते। लेकिन फिरौन की आंखों में रहम नहीं था, बस लालच था। अब उसने और भी ज्यादा चालाकी दिखाई। वह लोगों के दर्द पर भी सौदा करने लगा। उसने कठोर आवाज में ऐलान किया, अब नया कानून आया है। अगर कोई कॉलरा या चेचक से मरता है तो उसे दफनाने के लिए 2 सोने के सिक्के देने होंगे। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन फिरौन के हाथों में सोने की चमक थी। उसने देखते ही देखते ढेरों सोने के सिक्के इकट्ठे कर लिए। पूरा साल बीत गया और फिर एक दिन रात के सन्नाटे में, जब सारा शहर नींद में था, फिरौन अपने कमरे में बैठा चमचमाते सोने के सिक्कों की 2 भारी बोरियां गिन रहा था। उसने मुस्कुराते हुए हमान से कहा, देखो हमान, हमने कितना सोना कमा लिया। 2 बोरियां पूरी भर गई हैं। हमान की आंखें भी सिक्कों की चमक से चौंधिया गईं। लेकिन तभी फिरौन की अगली बात सुनकर वह अवाक रह गया। अब ये पैसे हमें मिस्र के बादशाह के पास ले जाने होंगे। हमान हक्का बक्का रह गया। क्या फिरौन, क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी मेहनत, इतनी धोखेबाजी से ये दौलत कमाई और अब इसे बादशाह को देने जा रहे हो? लेकिन फिरौन ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ हमान की ओर देखा। उसकी आंखों में चालाकी का एक अलग ही खेल चल रहा था। हमान, विश्वास रखो, मेरी असली चालाकी अब शुरू होगी। यह कहकर फिरौन ने दोनों बोरियां संभाली और अगली सुबह राज दरबार की ओर कूच कर दिया। राज दरबार का वैभवशाली कक्ष रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर राजसी शान और शौकत बिखरी थी। सैनिक सख्ती से पहरा दे रहे थे और दरबारियों की निगाहें सिंहासन पर बैठे मिस्र के महान बादशाह पर जमी थीं। तभी अचानक दरबार के विशाल द्वार खुले और 2 लोगों ने अंदर प्रवेश किया। उनके कंधों पर भारी सोने से भरी 2 बोरियां थीं जो चमक रही थीं। पूरे दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह कौन है? यह सोना लेकर यहां क्यों आए हैं? मिस्र के बादशाह ने अपनी गंभीर आवाज में कहा, क्या बात है? तुम लोग इतनी भारी बोरियां लेकर मेरे दरबार में क्यों आए हो? फिरौन ने घुटनों के बल झुककर सिर झुकाया और आदरपूर्वक कहा, जहांपनाह, मैं यह 2 बोरियां सोने के सिक्कों से भरकर आपके समक्ष लाया हूं। क्या? पूरे दरबार में खलबली मच गई। बादशाह के मंत्री को यह बात बेहद नागवार गुजरी। वह गुस्से में उठ खड़ा हुआ और गरजते हुए बोला, नीच, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुम मिस्र के बादशाह के सामने खड़े होकर धन का घमंड दिखाओ। सैनिक तलवारें निकालने को तैयार हो गए,
लेकिन फिरौन के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, जहांपनाह, मुझे घमंड नहीं है, बल्कि यह सोना आपकी प्रजा के लिए है। बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, इतने सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहां से मिले और तुम इसे यहां क्यों लाए हो? फिरौन ने विनम्रता से सिर झुकाया और धीरे से कहा, जहांपनाह, मैं कब्रिस्तान का चौकीदार हूं। बीते सालों में जो लोग अपने प्रियजनों को दफनाने आते थे, उनसे मैंने एक सोने का सिक्का लिया। इसके अलावा इसमें मेरी तनख्वाह के पैसे भी शामिल हैं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह सोना तुम मेरे पास क्यों लाए हो? फिरौन की आंखों में संवेदना और दया का भाव था। उसकी आवाज में सच्चाई की गूंज थी। उसने कहा, मेरा असली मकसद यह है कि मिस्र में बीते 2 सालों से जो गरीब लोग कर नहीं चुका पाए, उनकी ओर से मैं यह सोने के सिक्के आपको सौंप रहा हूं। कृपया उनकी कर माफ कर दीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई अचरज और सम्मान से फिरौन को देख रहा था। कोई उसकी ईमानदारी पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक बूढ़े दरबारी की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपती आवाज में कहा, इतना दयालु इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। मंत्री भी हक्का बक्का रह गया। बादशाह सिंहासन से उठे, धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे आए और फिरौन के कंधे पर हाथ रखकर बोले, फिरौन, तुमने जो किया वैसा कोई नहीं कर सकता। तुमने प्रजा का दिल जीत लिया। पूरे दरबार में तालियों की गूंज सुनाई दी। अगले ही दिन यह खबर पूरे मिस्र में आग की तरह फैल गई। गली गली, चौराहे चौराहे पर बस एक ही बात हो रही थी, कब्रिस्तान का चौकीदार इतना नेकदिल निकला। उसने मिस्र के गरीबों का 2 साल का कर चुका दिया। काश वह हमारा बादशाह होता। अगर यह आदमी हमारा शासक होता तो हम कितने सुखी होते। धीरे धीरे फिरौन ने न केवल बादशाह का दिल जीता, बल्कि पूरे मिस्र की जनता का भी। समय बीतता गया। परिवर्तन की आहट आने लगी। एक दिन मिस्र के राजमहल से एक दुखद खबर आई। बादशाह वृद्धावस्था के कारण स्वर्ग से धार गए। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। सड़कों पर लोग रो रहे थे। हर ओर मायूसी छा गई थी। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यह थी, अब मिस्र का अगला बादशाह कौन होगा? राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। दरबारियों के चेहरे गंभीर थे। एक अनुभवी विद्वान ने खड़े होकर कहा, मिस्र का सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता। हमें तुरंत यह तय करना होगा कि अगला शासक कौन होगा। पूरे दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। क्या फिरौन मिस्र का नया बादशाह बनेगा या कोई और उसकी चालाकी को समझ जाएगा? आगे क्या होगा? प्रिय दर्शक, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको अगले पार्ट सुनना है तो कमेंट कीजिए दूसरा भाग और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।